अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सक्खर में आईएसआई हेडक्वार्टर पर रॉकेटों से हमला, क्या कहीं कोई महफूज है? सदारती इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के साथ मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर बात हो सकती है, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद। इलेक्शन शेड्यूल की तब्दीली पर पीपल्स पार्टी का बायकाट पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा में विलेज काउंसिल के नाम से नया बल्दियाती निजाम लाने का फैसला, अब काउंसलर या नाजिम नहीं बल्कि चेयरमैन मसाइल का हल करेंगे। दहशतगर्दी एक ऐसा संगीन मसला जिससे पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला महफूज नहीं, और आज दहशतगर्दों का निशाना सक्खर बना, जहां बैरज कॉलोनी में आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। वहां पर डीआईजी हाउस है, वहां पर कमिश्नर हाउस है, रेड जोन है, बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द वहां पर एक असले से भरी गाड़ी ले जाने में कामयाब हुए। ये खबरें आ रही हैं कि 4 दहशतगर्द थे, चारों को हलाक कर दिया गया है। इलाके में ऑपरेशन किया गया है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या ऑपरेशन खत्म हो चुका है, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने नुमाइंदे हैकर रिजवी के पास, जो सक्खर में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैकर। वालेकुम सलाम समी साहब। हैकर, ये बताइए कि ये इस वक्त जो क्या सूरत हाल है, क्या जो ऑपरेशन है वो खत्म हो गया है, इलाका क्लियर कर दिया गया, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि ये जो बात की जा रही है कि चारों दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, कुछ इब्तदाई तहकीकात के नतीजे में मालूम हुआ कि ये कौन से इलाके के लोग थे, किस किस्म का इनका हुलिया था? जी सभी साहब, यहाँ पे इस वक्त की सूरत हाल, जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ पे सूरत हाल अभी भी यही है कि कुछ न कुछ यहाँ पे इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और ताकि जो है जो उनके खदशात हैं कि कहीं और ना छुपे हो दहशतगर्द, किसी और करीबी इमारत में ना हो, इस इलाकों को, पूरे इलाके को क्लियर किया जा रहा है। जबकि जिस इमारत में ये मसला चलता रहा और ये हमला हुआ है और आईएसआई हेडक्वार्टर का, उसको क्लियर कर दिया गया। अभी कुछ ही देर कबल जो है डीआईजी सक्खर जावेद ओडो से बात हुई हमारी, उन्होंने भी हमें ये कंफर्म किया कि 4 दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया, और सबसे पहले जो है बाहर गेट पे हमला हुआ है, जो कि खुदकश हमला था, जिसके बायस जो गेट के बाहर एक रोड में, सड़क में जो है कई फीट गहरा जो है वहां पे गड़ा बन चुका है, और उसके सामने ही बिल्कुल आईएसआई हेडक्वार्टर के सामने डीआईजी हाउस भी है और कमिश्नर हाउस भी है, और उनके पीछे सर्किट हाउस है। यानी ये रेड जोन का इलाका है, जो कि वो भी महफूज न रहा आज के हमले के बायस। मगर ये कि इसके बायस जो है डीआईजी हाउस के जितने भी 3 क्वार्टर्स थे जो करीबी रोड के सड़क की तरफ थे, उनको भी नुकसान पहुंचा है, उनकी दीवार भी गिर गई है और वो भी टूट-फूट के शिकार हो गए। अच्छा हैकर, ये बताइए कि ये जो बताया जा रहा है बारूद से भरी गाड़ी जो है वो उस रेड जोन में कैसे पहुंची? क्या कोई निजाम नहीं है रास्ते में? हम तो देखते हैं जगह जगह नाके लगे हुए हैं शहरों में, और कोई भी गाड़ी, जो कोई ट्राला, कोई वैगन जाती है तो उसको रोक के चेक किया जाता है। वहां पर कोई ऐसा निजाम नहीं था? जी, यहाँ पे कोई इस तरह का नाका तो हमें कहीं नजर ही नहीं आता। यहाँ पे इंटीरियर सिंध पूरे में इस तरह के कोई बड़े कोई नाके नहीं है जहां से इस तरह की कोई पता चल सके कि कोई दहशतगर्द क्रॉस कर रहा है। इसके हवाले से यहाँ पे ये बिल्कुल नाके से इंतजाम अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये यहाँ पे इंटीरियर सिंध की ये अंदर पुलिस के ये नाअहली है कि यहाँ पे इस तरह के दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, और वो यहाँ पर इस हसास इलाके में पहुंच गए, और यहाँ पे सूरत हाल इस तरह से हो गई कि वो बिल्कुल आसानी आईएसआई हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने पहुंच गए, जो कि बिल्कुल ही उनके लिए आसानी था। और यहाँ पे क्योंकि कोई चेक पोस्ट नहीं है, सिर्फ ब्लॉक्स रखे गए हैं और जो बैरियर्स रखे हुए हैं जहां से वो बासानी हर कोई आम शहरी और इलाके मकीन भी यहाँ पे गुजर जाते हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी वो अपनी 4 दीवारी के अंदर ही करते हैं, जबकि बाहर सड़क पे वो नहीं करते। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आईएसआई का मकामी जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर आपने बताया कि डीआईजी हाउस भी है, कमिश्नर हाउस भी है, कुछ अथॉरिटी से आपकी बात हुई कि ये जगह, ये इलाका कहीं अंडर थ्रेट था, कहीं कोई चंद दिनों में कोई इस किस्म की वार्निंग मौसूल हुई हो, कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा हो कि यहाँ पर कोई हमला हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारी जो बात हुई थी उससे पहले पुलिस के आला हुकाम से भी बात हुई थी, आला अमलदारों से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी हमें पहले यही इन्फॉर्म किया था कि इस तरह का कोई थ्रेट नहीं। हमने पहले पूछा था, एसएसपी सक्खर से भी पूछा था, उसके अलावा दीगर हुकाम से भी पूछा था, क्योंकि इस तरह का थ्रेट तो नहीं दहशतगर्दी का जिस तरह से कराची में वाकयात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाज़ेह थ्रेट हमारे पास नहीं है, हमें ना दिया गया है। ताहम जो है हम अपनी तौर पर एहतियात कर रहे हैं, रमजान मुबारक का माह मुबारक में जो है, ताकि सिक्योरिटी मसाजिद में दी जाती है। इस तरह से आज सीएम सिंध यहाँ पे मौजूद थे और पुलिस की भारी नफरी उनके हमरा मौजूद थी, जो भी वो एक वजह
वजह हो सकती है कि और इस वक्त जो है जिस वक्त ये हमला किया गया है वो रोजे का वक्त था और रोजा इफ्तार हो रहा था और उस वक्त जैसे इफ्तार हुआ है उसी वक्त ये धमाका हो गया। तो रोजा इफ्तार में हर कोई मशगूल होता है, चाहे कोई भी सिक्योरिटी पे हो, मुसलमान सभी हैं और सबको रोजा इफ्तार करना होता है। तो उस वक्त उन्होंने दहशतगर्दों ने मौका था और उस वक्त ये हमला कर दिया और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया और काफी देर तक अंदर फायरिंग का सिलसिला रहा जो कि कई घंटों तक जारी रहा और काफी कशीदगी के पास उनको बाद जो है उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया, उनको हलाक कर दिया गया। जी अच्छा एकर, ये बताइएगा कि अमूमन जो इस तरह के दफ्तर हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के, देखा गया है कि उस बाज़ औक़ात वहाँ पर कुछ लोगों को भी पकड़े जाते थे, रखा जाता था तफ्तीश के लिए। ये जो दफ्तर है क्या ये सिर्फ उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था या यहाँ पर कोई हवालात वगैरह भी थी ISI की? जी यहाँ पे अंदर की सूरत हाल के बारे में कोई वाज़ेह हम नहीं कह सकते क्योंकि अंदर किसी को जाने की इजाजत तक नहीं होती, ना मीडिया को, ना आम पर्सनल्स को, ना सिविलियंस को जाने की इजाजत होती है। ताहम हमने DIG सक्खर से ये मालूम करने की कोशिश की कि आया कि ये प्लान हमला था या कोई किसी को छुड़ाने की कोशिश की गई है या किसी और का ऑपरेशन था यहाँ पे। तो इस हवाले से उन्होंने इस तमाम तर इतला इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ताहम जो भी कहना कबल वक्त होगा ऐसे वो पहले कोई भी बयान नहीं दे सकते ये हमला किस वजह से हुआ है और अंदर क्या सूरत हाल थी। बहुत बहुत शुक्रिया एकर रिजवी, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप एक बड़ी ऐसे इलाके में हैं जहां इस वक्त ऑपरेशन है और इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि कोई दहशतगर्द वहां पर छुपे हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एकर रिजवी ये बता रहे थे कि ये हमला बिल्कुल उस वक्त हुआ जब मुसलमान अफ्तारी करने में मसरूफ़ थे। ना जाने ये कौन से दहशतगर्द हैं, ये कौन से मज़हब की जंग लड़ रहे हैं जो अपने हम मज़हब भाइयों पर उस वक्त हमला कर रहे हैं जो अफ्तारी में मसरूफ़ थे। नाजरीन, ये एक ऐसा अलमनाक ये दास्तान है पाकिस्तान की जिसके हुकूमत का ये कहना है कि वो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखते हैं कि किस तरह जो मुस्तकबिल की दहशतगर्दी की पॉलिसी है वो किस तरह से बनाई जाती है। क्या इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का नाजरीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन से और उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या है सारा मामला तहरीक इंसाफ और सदारत का। मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने आज सदारती इंतखाबात 30 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। PPP के रहनुमा जनाब एतजाज हसन का कहना था कि उन्होंने अपने 45 साल कैरियर में ऐसा फैसला नहीं देखा। उनका कहना था सदारती इंतखाब जैसे इंतहाई संजीदा मामले में फ्रीकैन को सुने बगैर फैसला कर दिया गया और वो समझने से कासिर हैं कि किस बात की उजलत थी कि हमें बुलाए बगैर और सुने बगैर फैसला कर दिया गया। जबकि पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार रजा रबानी का कहना था कि अब पीपल्स पार्टी बायकाट का भी सोच रही है। ये सारी सूरत हाल क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब के साथ। वजीउद्दीन साहब, ये आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है अब 30 जुलाई को सदारती इंतखाबात का, तो बड़ा सख्त रिएक्शन आया पीपल्स पार्टी की जानिब से और उन्होंने ये कहा कि हमें सुने बगैर फैसला कर दिया गया है। आप समझते हैं कि ये जो फैसला है ये इस तरह नहीं होना चाहिए था और पीपल्स पार्टी को भी और जो दूसरे फ्रीकैन हैं उनको भी बुलाना चाहिए था? जी, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि सदारती इंतखाब बजाय इसके कि 6 अगस्त को हो वो अब 30 जुलाई को होना चाहिए। और वजह उसकी ये बताई जा रही है कि क्योंकि तकरीबन 101 मेंबरान असम्बलियों के या तो एतकाफ़ में होंगे या उम्रे के लिए गए होंगे, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये इक़दाम किया गया है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी अफेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, बल्कि कैंडिडेट्स जो पॉसिबल थे वो भी, उनको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। और ये एक प्रोसीजरल एरर है, टेक्निकल गलती है। लेकिन बात सारी ये है कि हमारे यहाँ मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि द बक मस्ट स्टॉप समवेयर। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी मस्ट मूव ऑन। हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपने ये कहा कि ये प्रोसीजरल एरर है, तो क्या इस एरर को ठीक करने का कोई तरीका होगा, वो बयान कीजिएगा। और फिर अगर वो तरीका यही है कि जिन लोगों से एरर हुआ यानी अदलिया ने एरर किया, तो उसकी करेक्शन के लिए भी उन्हीं के पास जाना होगा।
उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि रिव्यू की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है, लेकिन अब उसकी तो गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन हो सकता है कि जो लोग हों, सियासी लोग हों, वो इसके ऊपर गौर कर रहे हों कि ऐसी नज़रसानी या रिव्यू की दरख्वास्त डाली जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा 5 या 6 दिन में। हाँ, ये ज़रूर है कि उतने असना में जो असम्बलियों के मेंबरान हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, उसमें किसी हद तक उनसे रब्ता हो जाता है। हालांकि उसूली बात यह है जो कभी होता नहीं कि कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए कि वो 6 असम्बलियाँ हैं सेनेट समेत, उनको एड्रेस करें, वहाँ पर उनसे सवालात किए जाएं, उनको परखा जाए। और उसके साथ साथ मीडिया के अंदर भी इस नौइयत का एक्सपोजर होना चाहिए कैंडिडेट्स को, कि वहाँ मालूम हो कि कौन किस तरह का बंदा है। और पाकिस्तानी अवाम की भी पार्टिसिपेशन इस तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर आप 29 तारीख़ को जो कि नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने की तारीख़ है और उसके अगले रोज़ ही इलेक्शन फ़िक्स कर दें, तो वो तो एक जिसको कहते हैं कि ऐसा तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी हुआ नहीं करता। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ इस कदर ज़्यादा मसाइल हैं कि हमें और ज़्यादा मसाइल में इजाफ़ा नहीं करना चाहिए और मामलात को हल करके और जो बेहतर से बेहतर रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए। अच्छा जज साहब, वैसे तो जो इस वक्त सदारती ऑफिस है, जो सदर हैं, वो सिंबॉलिक ऑफिस है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब जो सारे इख्तियारात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामेंट के पास आ गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ अपोजिशन की जमातों का ये ख्याल है कि अगर मुकाबला इस तरह से होता कि अपोजिशन एक मुश्तरका उम्मीदवार ले आती तो फिर जो हुकूमती उम्मीदवार है उसको शिकस्त दी जा सकती थी। लेकिन अब क्योंकि हर पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है तो इस बात का इम्कान कम है कि जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है उसे शिकस्त होगी। आपने भी इन लाइंस पर सोचा कि कोई मुश्तरका उम्मीदवार अपोजिशन की जानिब से अगर लाया जाए और वो नून को एक सख्त मुकाबला दे सके? देखें, बुनियादी बात जो है वो ये है कि इस वक्त कोई अपोजिशन एज सच मौजूद नहीं है और वहाँ पर जो नेशनल असम्बली में अपोजिशन है उसके मुतालिक मुझे पता है कि जो PTI के जो हमारे लीडरान हैं उनसे मशावरत तकरीबन होती ही नहीं है। और ये जो इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का सिलसिला है, उसमें भी मशावरत नहीं हुई और रब्बानी साहब का नाम पहले से ले आया गया और उनको इस बात का पता था कि PTI मुझको नॉमिनेट करने वाली है। और बहरहाल मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी साथ में हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियादी उनकी गफलत हुई है और जो एक अपोजिशन एक कोहेसिव नौइयत की हैसियत इस वक्त नहीं रखती है, ये उसी की निशानदही है। लेकिन मैं समझता हूँ मामलात इससे भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। जो आज की अपोजिशन है वो दर हकीकत जो गुज़िश्ता कल है उसकी हुकूमत थी और उस हुकूमत ने उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी अवाम को क्या दिया, पाकिस्तानी अवाम से क्या लिया, देना तो क्या था, लिया ही लिया उन्होंने। तो ये सही मायनों में जो इस वक्त अपोजिशन है, ख़ास तौर पर PP की, वो दरअसल कल की हुकूमत है और आज की अपोजिशन है। तो वो अपोजिशन के जो मोडालिटीज़ हैं उनका भी ग़ालिबन उनको आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक कि मौजूदा हुकूमत है वो कल की अपोजिशन थी, तो उनको भी अपोजिशन के जो क्या सिलसिले होते हैं उसकी अच्छी तरीके से उनको अंदाज़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तो नून लीग भी हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और PTI मुझे यकीन है उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस उसमें आएगा, तो एक जॉइंट कैंडिडेट नून लीग के साथ मिल के भी हो सकता है। मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कहूँगा कि वो मैं हूँ या ममनून हुसैन साहब हों, कोई भी हों, जो भी आदमी हो बेहतर हो, मुल्क के लिए काम करने वाला हो, न्यूट्रल आदमी हो, कंट्रोवर्शियल ना हो, तो वो अगर होता है तो वो भी। जय साहब, ये आपने बड़ी अहम बात कही है कि मुश्तरका उम्मीदवार नून लीग और PTI का हो सकता है। ये बयान कीजिएगा, ये आपकी अपनी सोच है, आपने क्या अपने जो दूसरे रहनुमा हैं पार्टी के उनके साथ भी इस हवाले से गुफ्तगू की है और क्या आप इस सिलसिले में पहल भी कर सकते हैं?
मेरा तस्करा हुआ है, जो लीडरान मुझसे राब्ते में हैं, मैंने उनसे इसके बारे में मेंशन किया है और मैं हमेशा इस बात के ऊपर फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो पार्टीज़ के दरमियान में अगर तो दूरी होती है, कोई बौध होता है, तो वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती। सियासत के अंदर ना कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं, ना कोई परमानेंट एनिमीज़ होते हैं और मामलात जो हैं वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। नून लीग को मैंडेट मिला है, हैवी मैंडेट मिला है और सिर्फ सेंटर में नहीं, पंजाब में भी मिला है, बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के साथ नेगोशिएट करना और उनके साथ कोई मोडस वाइवेंडाई एस्टेब्लिश करना मुल्क और कौम के लिए बेहतरी होगा। और मैं वाज़े तरीके से ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि अगर तो मुझसे ज़ाती तौर के ऊपर कोई रब्ता किया जाए या जो हमारी पार्टी की हायरार्की है उनसे रब्ता किया जाए तो उसके पॉजिटिव नताइज निकल सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर तो कोई ये सोचे कि जी हमारे ही कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जाएगा और मामला उसी नौइयत से सॉल्व हो सकता है, तो ये मामला बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस वजीउद्दीन, जो एक नहायत अहम बात उन्होंने की कि जो सदारती उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुशर्रका उम्मीदवार हो सकता है अगर मुस्लिम लीग नून इस हवाले से पहल करे। उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून को मैंडेट मिला है न सिर्फ सूबों में बल्कि मरकज़ में भी, और इसलिए यह नहायत ज़रूरी है कि मिलकर तमाम मसाइल का मुकाबला किया जाए। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सदारती इंतखाबात की तारीख को चैलेंज करने के लिए, फैसले को चैलेंज करने के लिए क्या वो कोई रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के साथ, जिनका ये कहना था कि 30 जुलाई को जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशंस हैं और जो कोर्ट ने अगर कोई प्रोसीजरल एरर किया है तो उसके लिए एक रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है। पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है, अब ये जानने के लिए हम चलते हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह जनाब मखदूम अमीन फ़हीम के पास। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। वालेकुम सलाम। मखदूम साहब, जब ऐसी सूरत हाल होती है, कोई अदालती फैसला अगर किसी फरीक को पसंद ना हो या वो समझे उसके साथ ज्यादती हुई है, तो जो आइन और कानून में तरीकाकार है उसके मुताबिक आपके पास रिव्यू पिटीशन की ऑप्शन तो है। यही एक तरीका है जो उस आइन में है जो पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया। जी मैं अर्ज करूँ कि इसकी कानून की तकाजा ये है कि आपको अगर कोई ऐसा इशू है कि जिस पे आपको 2 या 3 पार्टी से बातचीत करनी है तो आप सबको सुने, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करें, आप नोटिस भेजें। कोई अगर नहीं आता तो उसकी अलग बात है, उनको बुलाएं, उनकी बात सुने, उसके बाद जो है आप मेरिट पे फैसला करें। ये क्या है कि मुस्लिम लीग नून ने आपको पिटीशन दी और आपने फैसला कर दिया, बाकी लोग जो है वो बाकी हम जीत रहे थे। हमारे कैंडिडेट रज़ा रब्बानी साहब की पोजीशन जो है वो मिस्टर मिस्टर हमारे मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार उनसे बेहतर हम जीत रहे थे। ममनून हुसैन साहब की मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो जीत रहे थे। इसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग ने घबरा के जा करके भाग दौड़ के पिटीशन दी और हमें बताए पूछे बगैर बात किए बगैर हमने फैसला दे दिया। अल्लाह अल्लाह खैर चलो, हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, आप बताइए। अच्छा मखदूम साहब, आप कह रहे हैं कि आपका उम्मीदवार रज़ा रब्बानी साहब जीत रहे थे, लेकिन अभी जस्टिस वजीउद्दीन साहब से बात हो रही थी जो तहरीक इंसाफ के हैं और तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में भी अरकान हैं, केपी में भी उनकी अक्सरियत है। वो तो बजाय अपोजिशन के एक मुश्तरका उम्मीदवार लाने के उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई और नून लीग का मुश्तरका उम्मीदवार आ सकता है। तो इस नंबर गेम में कुछ ये आपका जो दावा है ये कुछ एग्जैजरेशन नहीं लगता कि आपका उम्मीदवार जीत रहा है? जनाब अभी तक तो हमें यकीन था कि पीटीआई जो है वो अपोजिशन की पार्टी है, इसलिए जो है हम सोच रहे थे कि हम अपोजिशन की पार्टी से आपस में बात करेंगे और आपस में बात करके एक दूसरे के साथ चलेंगे और गवर्नमेंट के कैंडिडेट के खिलाफ एक कंसेंसस, एक कैंडिडेट को हम पुटअप करेंगे। अभी उसका वक्त बहुत था, 6 तारीख को इलेक्शंस होने थे, आज पहला नॉमिनेशन हुआ है, आज पहली तारीख थी जिसमें नॉमिनेशन हुआ। इसके बाद बहुत सारा वक्त था कि हम कैंपेन करते।
हमें इतना भी मौका नहीं मिला कि हमारा कैंडिडेट जाकर के प्रोविंसेस में अपना कैंपेन करे। आई डोंट नो क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। अच्छा मखदूम साहब, अब आपकी गुफ्तगू से लगता है, क्योंकि आज रिएक्शन भी था, आप इस जो ये सब डेवलपमेंट से खासे पीपल्स पार्टी खफा लगती है। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि हम बाइकआउट का भी सोच रहे हैं, ये बयान कीजिएगा कि फिर कोई इस किस्म का भी फैसला हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस का बाइकआउट कर दे? देखिए, जब आप वॉल से लगाएंगे हमें, जब हम दीवार से हमें लगाएंगे, तो हमारे पास और क्या रास्ता बचेगा। अभी हमने एब्रप्टली नहीं कहा कि हम कोई बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन देखो आपने कोई रास्ता छोड़ा है हमारे लिए? कोई रास्ता नहीं छोड़ा। एक सिंपल पिटीशन जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी से किया, उस पर जो फैसला हो गया, इलेक्शन कमीशन में भी ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल भी दे दिया कि फला तारीख को ये होगा, ये होगा, ये होगा। हमारे समझ से बाहर है। अच्छा मखदूम साहब, ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, जो मामलात हैं, जिसमें दहशतगर्दी का मामला है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर सारी कौम, सारी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी तो इस मामले से छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। आज सक्खर में भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तो इस वक्त जो फिर आपका जो इस वक्त जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, वो तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप ये जो दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी बनाने में जो कंसल्टेशन होगी, आप उसमें फिर हुकूमत के साथ बैठेंगे, उनके साथ कोई बात करेंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको दीवार के साथ लगा दिया गया। यकीनन दीवार के साथ लगा है, यकीनन कोई रास्ता नहीं। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में भी अगर कोई शेड्यूल बदलना होता है तो वहाँ पे नोटिस देते हैं, पूछते हैं दोनों साइड को। ये तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही थी भाई, कोई जोक तो नहीं था, इतना मजाक नहीं है। मखदूम साहब, एक और बात पर आपका कमेंट चाहूँगा। कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि जब कल वज़ीर दाखिला कराची गए चौधरी निसार अली, उन्होंने पीपल्स पार्टी के सिंध जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की, गवर्नर साहब से भी बात हुई और एक ग्रैंड ऑपरेशन की कोई बात की जा रही है। आप समझते हैं कि इस वक्त कराची में जो ऑपरेशन है वो कोई मसले का हल होगा, या अगर दूसरी जगह दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी कोई और तरीक़ाकार आपको अपनाना पड़ेगा कराची में, सिंध में? मैं समझता हूँ कि मशहूर एक कहावत है कि निशिस्तंद खुर्दंद पर खातर। चौधरी साहब गए, हमारे चीफ मिनिस्टर से मिले, बात की, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। चीफ मिनिस्टर साहब बेचारे मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिंध ऐसे सहारे पे बेसहारे पे चल रहा है, और चौधरी साहब क्या करते हैं देखेंगे क्या होता है। क्योंकि जो इस वक्त मखदूम साहब जो हालात हैं सिंध के, कराची से आज जैसे ये खबरें आई कि वहाँ पर माड़ीपुर में जो बैंक्स हैं वो भी बंद कर दिए गए, क्योंकि जो भत्ताखोर हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। फिर वहाँ से लियारी से जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ से लोगों का इनखला भी है और बड़ी वहाँ पर बुरी सूरत हाल है। तो कुछ आप एक बड़े पुराने सियासतदान हैं, आपकी मामलात पर बड़ी नज़र है, तो फिर किस तरीके से ये मामला ठीक होगा अगर कोई ताउन आपस में नहीं हुआ? तो ये पहले तो मैं कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करे, वो एक फ़ैसला करे, उसमें फ़ैसला करने की कोई गुंजाइश, कोई मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है कि नहीं कर सकते। और बाहर से आकर के, पंजाब से आकर के लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करेंगे, देखें क्या होता है। अच्छा मखदूम साहब, ये आप बयान फरमाइएगा कि जो दूसरे मामलात हैं, जिस तरह इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बात हो रही है, हमने ये देखने में आ रहा है कि सिंध के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम नाफज किया जाएगा या बात हो रही है, जो ऑर्डीनेंस है उसमें तो 79 का जो है निज़ाम वो आया, जिसमें जो इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों की बजाय जो अफसरशाही है उसके पास होंगे। तो ये तो पीपल्स पार्टी है, लोगों के नाम से बनी, तो लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात देने में ये हिचकिचाहट क्यों नज़र आ रही है सिंध में? लोगों के नुमाइंदों को आप हैसियत तो दो। अभी लोगों का नुमाइंदा जा रहा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसको आपने जो है वो गला घोंट के बांध करके रख दिया है कि भाई आपको जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं, कैंपेन कर नहीं कर सकते, आप अपने कैंडिडेट को जो इधर उधर नहीं पहुंचा सकते, आप टाइम नहीं देते। ये इस तरह से कैसे होगा? अवामी नुमाइंदे बेचारे तड़प रहे हैं, उनके कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो है वो एक सिटिंग गवर्नमेंट की पार्टी, जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नहीं, लेकिन मैं फिर इसी सवाल की तरफ आऊँगा मखदूम साहब। ये तो क्योंकि सदारती इलेक्शन का मामला है, लेकिन सिंध में लोगों को इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पे देना और उनके मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात देना, ये तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ में है, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और कोई कोलिशन पार्टनर भी नहीं है। जी, लोकल बॉडी के इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए,
आज़ादाना माहौल में होने चाहिए, इंसाफ के माहौल में होना चाहिए और उसको वक्त पे ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त जो है माहौल है, जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है, जो इस वक्त तरीक़ाकार है, उसमें हमें बहुत सारी रिजर्वेशन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम अमीन फ़हीम साहब, जो कह रहे थे कि बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, अवाम के नुमाइंदों को इख्तियारात मिलने चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि सदारती इंतखाबात के मामले पे पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया है और पीपल्स पार्टी अगरचे अभी तक बाइकाट का इलेक्शन का फ़ैसला उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो इस बात से खासे परेशान और खफा हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया नहायत उजलत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पटिशन पर, वो ये समझते हैं कि इस तरीके से पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है और सिंध में, कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और किसी को दूसरे सूबे से आकर इस बात का हक नहीं दिया जा सकता कि वो सिंध के मामलात में मदाखलत करे। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिए, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से गुफ्तगू करेंगे, जनाब परवेज़ मलिक साहब से। उनसे पूछेंगे कि पंजाब में जो बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है, क्या वहाँ पर इख्तियारात जो हैं वो अवाम के नुमाइंदों को मिलेंगे या यहाँ पर भी अफसरशाही तमाम मामलात को कंट्रोल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों ने विलेज काउंसिल के नाम से एक नया निज़ाम मुतारफ कराने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि इस नए निज़ाम से आवाम के मसाइल निचली सतह पर और फौरी तौर पर हल करने में मदद मिलेगी। इंसाफ सस्ता होगा, लोगों को दरबदर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। इस निज़ाम का सरबरा काउंसलर या नाज़िम की बजाय चेयरमैन होगा और काउंसिल की आबादी 4 से 8,000 होगी। बल्दियाती एक्ट 2002 में तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक भी हो गया है। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात अक्टूबर में कराने के लिए भी रजामंदी जाहिर की है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून पंजाब में और पीपल्स पार्टी सिंध में 1979 के बल्दियाती निज़ाम का निफाज जाती है, जिसमें इख्तियारात अवाम के नुमाइंदों की बजाय सरकारी अफसरान के हाथ में होंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि केपी में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन दूसरी सियासी जमातें यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इख्तियारात निचली सतह पर उस तरह नहीं देना चाहती जिस तरह KPK में होगा। इसके अलावा पंजाब में ये बात भी सामने आई है कि काउंसलर्स का इलेक्शन तो गैर जमाती बुनियाद पर होगा, लेकिन जो नाजिम होंगे या जो चेयरमैन होंगे या जो अर्बन इलाके के जो मेयर्स होंगे उनका इंतखाब जमाती बुनियादों पर होगा। कैसा निज़ाम पंजाब में बल्दियाती होगा, हुकूमत क्या सोच रही है सूबाई, इस हवाले से हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब परवेज़ मलिक से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, खैरियत से हैं जी? मलिक साहब, पहले तो ये बयान कीजिए कि ये खबरें आ रही हैं कि काउंसलर जो हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर होंगे और लेकिन फिर वो जो उनके नाज़िम या जो चेयरमैन होंगे वो जमाती बुनियादों पर चुने जाएंगे। ये एक तजाद नहीं है? नहीं समी भाई, देखें इस पे बहुत डिलिब्रेशंस हुई हैं, बहुत सारे फार्मूले देखे गए आपके सामने। मिलिट्री डिक्टेटर्स ने बहुत सारे तरीक़ाकार के साथ इलेक्शंस करते रहे सिटी गवर्नमेंट्स के। देखें हमने भी इसमें देखा कि जहाँ एक छोटे से छोटा यूनिट आ जाता है उसमें फिर लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और हर आदमी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर और एक बहुत, मैं समझता हूँ, पोलराइजेशन की तरफ चली जाती है, डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं। तो हमने समझा कि जी यहाँ तो खिदमत का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा खिदमत इंसान करेगा उसको मौका मिल जाएगा कि वो इलेक्ट हो और लोग उसको जनरली लोग उसको पसंद करेंगे और उसको वोट देंगे और उसके बाद वो प्री क्वालिफाई कर जाएगा कि वो एक इलेक्ट्रोल रोल बन जाएगा अगले 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 मरहले के लिए। और इस तरह मैं समझता हूँ कि डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए एट द ग्राउंड लेवल, मोहल्ला लेवल पे, स्ट्रीट लेवल पे जो एक अंदेशा है कि जी यहाँ लड़ाइयाँ होंगी, यहाँ बहुत सारी पोलराइजेशन होगी, बहुत सारे, और अक्सर आप देखेंगे कि उस लेवल पे एक सीट, एक काउंसलर की सीट पे 20-20, 25-25, 30-30 आदमी खड़े हो जाते हैं और उससे ज़्यादा ये डिस्प्यूट्स वाली सिचुएशन ज़्यादा आ जाती है रादर कि एक प्रोडक्टिव काम किया जाए। अच्छा मलिक तो साहब, आप डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं, जो मामलात पर नज़र रखने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारे लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे जिनमें मुस्लिम लीग काफ के लोग थे और बहुत सारे लोगों को ये वादे किए गए थे कि बल्दियाती इंतखाबात में आपको टिकट्स दिए जाएंगे, आपको आगे लाया जाएगा, तो अब इन झगड़ों से बचने के लिए गैर जमाती इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया है काउंसिल लेवल पे। भाई देखें,
शमी भाई देखें, हमने किसी से कोई वादा ऐसा नहीं किया, और इस लोअर लेवल पे जाकर, काउंसलर के लेवल पे जाकर तो किसी से भी वादा ना हो सकता है, ना किया गया है, और इसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद होती है। हमने तो ये कहा है कि जी ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे, ज़्यादा लोग जो एक सर्विस ओरिएंटेड हैं, लोगों को जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उसका राइट है कि उनको उसको इलेक्ट किया जाए, और जब वो इलेक्ट हो जाएगा तो फिर वो एक पार्टी को चूज़ करेगा या फिर नाज़म के लिए अपनी चॉइस के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपना वोट डालेगा। तो मैं समझता हूँ इससे सर्विस क्वालिटी नेचुरली बेहतर हो जाएगी नीचे जाकर लोअर लेवल पे। और ये जो मैं डिस्प्यूट कहना चाहता हूँ, इसका लफ्ज़ आप कुछ और इस्तेमाल कर लीजिए। इन जस्तजू और ये लड़ाई और ये छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं, इनको रिज़ॉल्व तभी हो सकते हैं जब आप वहाँ उस लेवल पे आकर जो एक अहल और आदमी मौजूद है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत सारे कारकुन इंटरेस्टेड होंगे, उनको टिकट्स दी जाएं, और जब टिकट एक को मिलेगा दूसरा उससे नाराज़ हो जाता है। तो ये ना सिर्फ इसलिए नहीं कि जी हम चॉइस नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, एक आदमी को टिकट दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि जी ये इन झगड़ों को कम करने के लिए ये एक ज़रूरी है कि जी हम वहाँ एक सोशल लेवल का इलेक्शन कराएँ, एक ऐसा इलेक्शन कराएँ जिसमें वाकई जो लोग खिदमत का जज्बा रखते हैं, जो अपने छोटे छोटे मोहल्लों में पॉपुलर हैं, वो उनको मौका मिले कि वो आगे आएँ। और वो जब वो ऐसे लोग आगे आएंगे जो पब्लिक की स्क्रूटनी से होंगे, तो मैं समझता हूँ इससे जमहूरियत मजबूत होगी, डेफिनेटली मजबूत होगी। अच्छा मलिक साहब, इस पे कमेंट कीजिए कि ये जो आप निज़ाम जिसकी आप बात कर रहे हैं और इलेक्टेड लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोगों के मसाइल हल करने में बड़े मावन और मददगार होंगे, और गैर जमाती बुनियादों पर भी इलेक्शन कराने की वजह आप यही बता रहे हैं कि लोग जो सही सोशल सर्विसेज करने वाले हैं वो आगे आ सकें। ये बताइए कि इन ये जो नुमाइंदे होंगे, माली इख्तियारात अपनी कौंसल्स के, अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ के इनके पास होंगे, या वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जिस तरह 79 का जो ऑर्डिनेंस था उसमें मसलन लाहौर में अगर बजट भी पास किया सिटी कौंसिल ने, तो कमिश्नर के पास इस बात का इख्तियार होता था कि वो उसको वीटो करके ख़त्म कर दे। असल इख्तियार जो है माली, वो किसके पास होगा? देखिए, हमने इसको बड़ी एम्पावरमेंट की तरफ ले गए हैं कि जो यूनियन काउंसिल का एक यूनिट होगा वो खुद अपने फैसले खुद करेगा, उससे ना कोई इंतज़ामी अफसर या इस किस्म के आदमी उनके मामलात को नहीं करेगा, करप्शन की तरफ देखेगा, कोई फेवरेटिज़म है उसकी तरफ देखेगा। मगर जो प्रोजेक्ट्स पब्लिक वेलफेयर के होंगे, जो पब्लिक जिससे अफादा होना मकसूद होगा, मैं उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। बजट्स उनके अपनी जो एक सेट फार्मूलाज के तहत उनको आना है। यूनियन काउंसिल के बड़े लेवल पे उनकी अपनी इनकम भी बढ़ेगी, जो अगर ज़िला काउंसिल्स हैं जो वो हैं, तो वो अपनी इनकम को भी वो खुद मैनेज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कम से कम इंटरफेरेंस होगी, इन लोगों पे एतमाद किया जाएगा, पब्लिक ने इनको इलेक्ट किया होगा, और आई एम श्योर पब्लिक की चॉइस हमेशा ठीक होती है। और पहले से अब कहीं ज़्यादा अवेयरनेस मीडिया की वजह से, दीगर चीज़ों की वजह से अवेयरनेस आ चुकी है। लोगों को अपनी ऑब्लिगेशंस भी पता हैं और लोगों को अपने राइट्स भी पता हैं। तो ये एक जस्तजू पॉलिटिकल सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंशाल्लाह मजबूत करने की तमाम तर जो कोशिशें होंगी वो उसमें होंगी, और उनको हर तरह एम्पावर किया जाएगा। अच्छा मलिक साहब, एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी है जो तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से है कि ये जो कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान हैं, इनको तरक्याती फ़ंड्स दे दिए जाते हैं। ये केस भी चल रहा है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर ये फ़ंड्स जो तरक्याती हैं ये अरकान असम्बली की बजाय जो लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो असल इदारे, चाहे वो प्रोविंशियल इदारे हैं, उनको सपोर्ट किए जाएँ और वो सारा डेवलपमेंट का काम कराएँ, तो उससे करप्शन में खासी कमी होगी। आपकी क्या पोजीशन है पार्टी की? आप क्या समझते हैं कि मेंबरान असम्बली को ही तरक्याती फ़ंड्स जाने चाहिए, या लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशन को और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो खर्च करें आवामी स्कीमों पर? अच्छा समी भाई, पहली तो बात यह है कि ये फ़ंड्स कैश की सूरत में नहीं होते, ये आपकी स्कीम्स होती हैं जो आइडेंटिफाई की जाती हैं। आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, कि क्या चीज़ ख़राब हो चुकी है, ट्यूबवेल रिप्लेस करने की ज़रूरत है, गैस की हमें लाइंस की ज़रूरत है, पानी ख़राब हो चुका है, उनकी पुरानी लाइंस, रस्टेड लाइंस हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करने। तो ये आइडेंटिफिकेशन की जाती है, एक्सिक्यूशन और इसकी प्रॉपर सैंक्शनिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ करती हैं। मैं समझता हूँ फिर भी ये जो आपने कहा कि लोकल लेवल की डेवलपमेंट है जिसमें मेजर रोड्स ना हो
इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स ना हो, वो मैं समझता हूँ। और आपकी भी राय शायद यही होगी कि जी इसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मतहत करके इनकी डेवलपमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनानी चाहिए। यकीनी तौर पे इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, इनकी ऑडिट के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो पहली जिन पे एतराज़ात लगे कि बहुत सारी करप्शन है, उनकी बुनियादी वजह ये थी कि कोई पब्लिक अकाउंटिंग का कोई प्रोसीजर नहीं था और उन्होंने मनमानी करके अपने फ़ंड्स को जहां उन्होंने चाहा वहां खर्च किया। जहां उनकी एक ओपोनेंट, मैं लाहौर में 9-10 साल अपोजिशन का MNA रहा हूं, मैं समझता हूं मेरे से तो किसी ने कोई कभी गवर्नमेंट इन पावर ने डेवलपमेंट नहीं ली थी। और उन्होंने ये भी कोशिश की कि जहां मेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी उससे अलावा हटकर काम किया जाए ताकि वो अपने लोगों को ऐसे किया जाए। तो अब इंशाल्लाह ज़माना बदल गया है। मेरा ख़्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मैच्योर हो चुकी हैं पहले से ज़्यादा। इंशाल्लाह जो सही डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं जिसके तहत सिटी काउंसिल्स को चलना चाहिए, इंशाल्लाह उनको स्ट्रेंथन भी किया जाएगा, एम्पावरमेंट भी की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी ली जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ मलिक साहब, जो ये कह रहे थे कि वो ये समझते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं और जो महकमे हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन जो मुंतखब अराकीन असम्बली हैं डेवलपमेंट स्कीम्स में उनकी इनपुट होना बहुत ज़रूरी है। और वो इस बात की वजाहत कर रहे थे कि ये जो तरक्याती फ़ंड है ये कोई MNAs या MPs को नहीं दे दिया जाता। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुकदमे की समाअत हो रही है और चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में बार बार ये कह चुके हैं कि ये जो तरक्याती फ़ंड्स हैं इनके मिसयूज़ होने की एक बड़ी वजह यह है कि ये अराकीन असम्बली की सवाबदीद पर दे दिए जाते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जाते हैं जो उन महकमों को एतमाद में नहीं लिए जाते, जिससे ये फ़ंड्स ज़ाया हो जाते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना, अपने साथियों और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।